हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम संगीता है। हम यूजी नेट की इकाई 1 कर रहे थे, जिसमें हम 4 पार्ट कर चुके हैं। ये हिंदी भाषा की इकाई का 5वां पार्ट है। ये हम देखते हैं आज। हिंदी का भाषिक स्वरूप, हिंदी भाषा और स्वनिम व्यवस्था, ध्वनि व्यवस्था। इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है स्वनिम व्यवस्था से, ध्वनि व्यवस्था से, तो आप इन्हें ज़रूर देखें। और चैनल पे सारी पहले की वीडियोस और जितने भी पेपर सॉल्व कराए हैं प्रीवियस ईयर के पढ़े हुए जाते के साथ में, और तथ्यात्मक हिंदी भी मैं करवा रही हूँ, वो आप देख सकते हैं। लाइन बाय लाइन मैं करवाते जा रही हूँ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक शेयर करें। हम शुरू करते हैं स्वनिम व्यवस्था। पॉइंट नंबर 1 है, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहा जाता है जिसके खंड नहीं हो सकते, यथा आ, का, हलंत वाले जो भी वर्ड है, खा, चा, या स्वरों में हलंत लगाए और अर्ध जो शब्द होते हैं उनमें। कामता प्रसाद गुरु ने वर्णों की संख्या 44 मानी, जिसमें 11 स्वर तथा 33 व्यंजनों की सूची दी गई है। ये बॉक्स वाला हम पढ़ लेते हैं। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, अंतस्थ व्यंजन 4 और ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं। कुल 33 व्यंजन हिंदी में मूल रूप से स्वीकार किए गए हैं, किंतु विकास की प्रक्रिया में 8 और व्यंजन भी हिंदी में स्वीकार हुए हैं। इनकी सूची स्रोतों के साथ इस प्रकार है। मराठी से यहाँ लिया गया है, फारसी से का, खा, गा, जा, फा लिए गए हैं। ये नुक्ते के साथ लिए गए हैं। फारसी से इनके नीचे बिंदु लगा होता है, इसे नुक्ता कहते हैं। और थर्ड पॉइंट, अपभ्रंश से णा लिए गए। इन 41 व्यंजनों के अतिरिक्त हिंदी में 4 संयुक्त व्यंजन स्वीकृत किए गए। छात्र, ज्ञाश्रा व्यंजन 45, स्वर ताल 11 और अयोगवाह 2 ध्वनियों को जोड़ने पर हिंदी में भाषा में 58 ध्वनियाँ हो जाती हैं। स्वर वर्ण, जिन वर्णों ध्वनियों का उच्चारण बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता के होता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पर स्वर के 2 भेद हैं। मूल स्वर, जिन स्वरों की उत्पत्ति बिना किसी दूसरे स्वर के होती है, ह्रस्व स्वर या मूल स्वर हैं। आ, ई, उ और री ये चारों मूल स्वर हैं। संधि स्वर, मूल स्वरों के मेल से बनने वाले स्वरों को संधि स्वर कहते हैं। आ, ई, ए, ओ तथा औ संधि स्वर हैं। संधि स्वर के 2 प्रकार हैं, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। एक मूल स्वर में उसी मूल स्वर के मिलने से जो स्वर बनता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। यथा आ, ई, उ। आ प्लस आ बड़ा आ बन जाता है, ई प्लस ई बड़ी ई बनता है, उ प्लस उ बड़ा उ बनता है। 2 अलग अलग स्वरों के मिलन से बनने वाले स्वर संयुक्त स्वर कहलाते हैं। यथा ए, ओ। जैसे आ और ई मिलने से ए बनता है, वैसे ए और ए बनने से ए बनता है। आ ऊ बनने से ओ बनता है और बड़ा आ ओ बनने से ओ बनता है। ऐसे ही जाति के अनुसार स्वरों के 2 भेद हैं। सवर्ण स्वर, एक ही स्थान और प्रयत्न से उत्पन्न स्वर सवर्ण स्वर या सजातीय स्वर कहलाते हैं। यथा आ, ई, उ। असवर्ण, असमवर्ण, जिन स्वरों के उच्चारण, स्थान और प्रयत्न समान नहीं होते उन्हें असवर्ण या द्विजातीय स्वर कहते हैं। यथा आ, ई, उ, ई, उ। उच्चारण के काल, मान, मात्रा के अनुसार स्वरों के 2 भेद हैं। लघु स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें लघु स्वर कहते हैं, जैसे आ, ई, उ। यही हम करते हैं गुरु स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है उन्हें गुरु स्वर कहते हैं, जैसे आ, ई, उ। सब मूल स्वर लघु स्वर हैं और सभी संधि स्वर गुरु स्वर हैं। व्यंजन वर्ण पढ़ते हैं। व्यंजन वर्ण वे वर्ण हैं, ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। हिंदी में कुल 45 व्यंजन हैं। प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के भेद हैं। अभ्यंतर प्रयत्न, इसमें से क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है तो आप जरूर देखें। अभ्यंतर प्रयत्न, ध्वनि उत्पन्न होने के पहले वाग इंद्रियों की क्रिया को अभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के भेद स्पर्श, अंतस्थ तथा ऊष्म या संघर्षी व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन वे होते हैं, वे व्यंजन हैं जिनके उच्चारण में जीभ या निचला होंठ उच्चारण स्थान का स्पर्श करके वायु को रोकता है। इन व्यंजनों को उच्चारण स्थान के आधार पर 5 वर्गों में 5-5 की संख्या में बांटा गया है। अंतस्थ व्यंजन वे व्यंजन हैं जिनका उच्चारण स्वर और व्यंजन का मध्यवर्ती होता है। इन व्यंजनों में श्वास का अवरोध बहुत कम होता है। इनमें भी या और वाह में प्रवृत्ति अधिक
होती है और इस विशेष योग्यता के कारण इन दोनों को अर्धस्वर भी कहा जाते हैं। ये मध्यवर्ती होते हैं, अंतस्थ स्वर जो होते हैं, और जो स्पर्श व्यंजन होते हैं ये होठ और जीभ के निचले भाग में वायु को आने से रोकता है। इसमें 5 संख्याओं में बांटा गया है इन्हें। ऊष्मीय या संघर्षी व्यंजन देखते हैं हम। अर्ध स्वर या अंतस्थ व्यंजन या अलावा आ जाते हैं। ऊष्मीय संघर्षी व्यंजन देखते हैं। ये वे व्यंजन है जिनका उच्चारण में विशेष रूप से श्वास का घर्षण होता है। वस्तुतः जीभ तथा होठों के निकट आने के कारण उच्चारण में वायु रगड़ खाती हुई बाहर निकल जाती है। इसमें क्या होता है कि रगड़ खाती है तो उसे स्पर्शी या ऊष्म, क्योंकि रगड़ खाएगी तो उसमें गर्माहट पैदा होगी, इसी के कारण इसका नाम ऊष्मीय या संघर्षी व्यंजन रखा गया है। रगड़ खाती हुई वायु जो है बाहर निकल जाती है, वह इसी से संघर्ष या घर्षण होता है। ये 4 हैं: शा, श, शा, हा। अभ्यांतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के भी भेद हैं। अर्धस्वरी या व, पार्श्विक ला और लुंठित प्रकंपित रा। अनुनासिक जो पंचमाक्षर होते हैं अनुनासिक कहते हैं, ना, या, ना, ना, मा। पार्श्विक व्यंजन, और ये जरूर पूछे जाते हैं, इन्हें इंपॉर्टेंट कर लेना। ये चारों में से क्वेश्चन एक पूछा ही जाता है हमेशा। बाह्य प्रयत्न, ध्वनि उत्पन्न होने के अंत की क्रिया को बाह्य प्रयत्न कहते हैं। बाह्य प्रयत्न के आधार पर वर्णों के 4 भेद हैं: घोष, सघोष, इसमें से भी क्वेश्चन आता ही आता है। वर्ण के उच्चारण में स्वर तंत्री के अधिक कंपन के कारण आवाज़ भारी हो जाती है। व्यंजन माला में अंतिम 3 वर्ण और या अलावा हा, छ, त्र, ज्ञ, श्र घोष वर्ण हैं। इन घोष वर्ण और अघोष वर्ण, महाप्राण, अल्पप्राण को आप जरूर एक चार्ट बना के याद कर लें। बाकी मैं चार्ट और बनवा दूंगी। अघोष वर्ण के उच्चारण में कम कंपन के कारण आवाज़ अधिक भारी नहीं होती। इनके उच्चारण में केवल श्वास का प्रयोग होता है। प्रत्येक वर्ण वर्ग के प्रथम 2 वर्ण श, श, श अघोष वर्ण हैं। इसके आगे महाप्राण व्यंजनों के उच्चारण में ज़्यादा ऊर्जा श्वास और वायु में खर्च होती है। स्पर्श व्यंजनों में प्रत्येक का दूसरा चौथा वर्ण ऊष्म वर्ण महाप्राण व्यंजन है। वहीं अल्पप्राण व्यंजनों में देखते हैं कि अल्पप्राण के उच्चारण में कम ऊर्जा श्वास और वायु खर्च होती है। अल्पप्राण में कम होती है, वहीं महाप्राण में अधिक होती है। स्पर्श व्यंजनों में प्रत्येक वर्ण का प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण जो है अंतस्थ व्यंजन और अल्पप्राण व्यंजन है। वहीं दूसरा और चौथा जो होता है सबका, वो होता है हमारा महाप्राण। ठीक है, और अब ये चार्ट के अकॉर्डिंग हम इसे देखते हैं ताकि आपको भी याद हो जाए। चार्ट से इम्पोर्टेंट प्रत्येक प्रयत्न अवरोध के आधार पर ध्वनियों के भेद देख लेते हैं। अभ्यांतर प्रयत्न के आधार पर स्पर्श व्यंजन का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता और पा। अब इसे आप लाइन वाइज ऐसे याद रखते हैं, कचट तप बोलकर याद रख सकते हैं। और इनको देख लेते हैं। का वर्ण में जो आते हैं का, खा, गा, घा, ड़ा। चा में चा, छा, जा, झा, या। टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, णा। ता में ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा। अंतस्थ व्यंजन में यारा, लावा। ऊष्मी व्यंजन में शा, 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 हा। अर्धस्वर में या, वा और पार्श्विक में ला, लुंठित या प्रकंपित में रा। अनुनासिक प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण ना, या, ना, ना, मा। ठीक है, इसके आगे हम देख लेते हैं बाह्य प्रयत्न के आधार पर। पहला अघोष और सघोष देख लेते हैं, फिर अल्पप्राण महाप्राण देखेंगे। तो अघोष में पहला और दूसरा जो वर्ग होता है वो अघोष होते हैं। का वाली लाइन नीचे तक और खा वाली लाइन जितने भी होंगे, का, खचट तक याद ही रखो, और खा, छ, ठ, थ, फ, ये भी खचटता हो जाएगा, इसको से अघोष हो जाएंगे, और बाकी जितने भी वो सघोष हो जाएंगे। वहीं अल्पप्राण में देख लेते हैं। अल्पप्राण का कौन सा बताया था, पहला, तीसरा और चौथा वर्ग जो होता है वो अल्पप्राण में आता है। वहीं दूसरा और चौथा वर्ग जो होता है वो महाप्राण में आता है। ये आप देख लो। उपयुक्त के स्थान पर निम्न वर्ण भी हैं। अघोष में शा, श, शा आता है। वहीं सघोष में यारा, लावा, हा, छ और त्रा, ज्ञ, श्रा सभी स्वर सघोष हैं। ठीक है, सघोष को ही घोष भी कहते हैं, ये ध्यान में रखना, कहीं कंफ्यूज हो जाओ। वहीं अल्पप्राण में अंतस्थ व्यंजन आते हैं और महाप्राण में ऊष्म व्यंजन आते हैं। जो अभी हमने देखे थे ऊष्म व्यंजन कौन कौन से थे, घर्षण वाले ऊपर दिए गए हैं, ये आप देख लेना। वहीं अब उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों का वर्गीकरण हम करते हैं। ऊष्म व्यंजन यहाँ पे भी लिखे हुए हैं अभ्यांतर प्रयत्न के आधार के साथ में, शा, शा, सा, उधर जो दिए गए। उच्चारण के स्थान पर ध्वनियों का वर्गीकरण देखते हैं। उच्चारण स्थान में उच्चारण काकू से कांकल्य, स्वर इसमें नहीं है। व्यंजन में का होता है। कंठ से उच्चरित ध्वनियाँ, कंठ में आ और विसर्ग होता है।
और व्यंजन में ये खा ये जो है इनके साथ में अनुना वो लगा हुआ है ना, क्या होता है, अभी मैंने बताया था आपको, ये नुक्ता लगा हुआ है। का दुनिया ये जो हिंदी की है इनमें सब में नुक्ता लगा के, फारसी से आई ये नुक्ते वाली दुनिया है। ये लिखा हुआ है का और सभी डा तक लिखे हुए हैं और हा भी है इसमें। और तालु से उच्चारित दुनिया तालव्य ई है। च छ ज झ और या मूर्धा से या मूर्धन्य से उच्चारित है री। इसमें टा ठ ड ढ ड़ा और नुक्ते वाला डा भी है। और नुक्ते वाले शब्द जो भी हैं फारसी शब्द हैं, आप देख लेना इन्हें भी। णा रा ला शा। दंते से उच्चारित या दंत से ता था दा ध ना शा। होस्ट से उच्चारित होठ से उ पा फा फा बा भा मा। नासिका से उच्चारित अनुनासिक स्वर होते हैं जो पंचमाक्षर कहे जाते हैं, अनुस्वर जिन्हें कहा जाता है। ये है डा णा ना ना मा। कंठ और तालु से उच्चारित है कंठ तालव्य ए। कंठ और होश से उच्चारित है ध्वनिया है कंठोष्ठ ओ। दंतोष्ठ से उच्चारित ध्वनि दंतोष्ठ वा। दंतमूल से उच्चारित वत्स्य है ना शा रा ला। व्यंजनों में आती है, स्वर में नहीं। हालांकि मूलतः ये अयोग्य वह ध्वनियाँ है, किंतु सामान्यतः इन्हें स्वर में ही गिना जाता है। जो अयोग्य वह ध्वनियाँ है उन्हें स्वर में ही गिना जाता है। तो ये अयोग्य ध्वनियाँ और देख लेते हैं, बाकी हम ज़्यादा नहीं करेंगे एक साथ, क्योंकि इन्हें याद करना समझना थोड़ा आपके लिए कठिन होगा, इसलिए आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अयोग्य ध्वनियाँ और अनुनासिक विसर्ग पढ़ लेते हैं। तो अयोग्य ध्वनियाँ ये वे ध्वनियाँ हैं जो ना स्वर हैं और ना ही व्यंजन। ये स्वर इसलिए नहीं है कि इनकी स्वतंत्र गति नहीं है, और व्यंजन इसलिए नहीं है कि ये स्वर के बाद आती हैं, उनसे पहले नहीं। ऐसी 3 ध्वनियाँ हैं, अनुस्वर, अनुनासिक और विसर्ग। अनुस्वर एक नासिक्य ध्वनि है। अनुस्वर का अर्थ है अनु प्लस स्वर, अर्थात स्वर के बाद आने वाली। ये नासिक्य ध्वनियाँ स्वर के उच्चारण के बाद आती है, जैसे गंगा, गंगे आदि। अनुस्वर के रूप में वर्गीय व्यंजन के संदर्भ में नियम यह है कि अनुस्वर अपने से बाद में आने वाले व्यंजनों के वर्ग का ही 5वां व्यंजन होता है। उदाहरण के लिए गंगा, खंबा, गंदा, गंजा। तो ये जो बिंदु लगाई गई है इनके स्थान पर लगाई गई है, अनुस्वर के स्थान पर बिंदी लगा के छोटा शब्द कर दिया गया है इसे। अनुनासिक है वह नासिक्य ध्वनि जो स्वर के साथ जोड़कर बोली जाती है। इनके संकेत में रूप में आ के साथ चंद्र बिंदु तथा ए ओ की मात्रा के साथ में बिंदु का प्रयोग किया जाता है, जैसे बांस, चौक आदि। विसर्ग यह वह ध्वनि है जो कुछ तत्सम शब्दों में स्वर के बाद हा के रूप में उच्चारित होती है, जैसे दुख। विसर्ग बीच में जो लगे हुए हैं, छ में विसर्ग लगा है, प्राय में, अंत में विसर्ग लगा हुआ है। नोट कर लो, मतलब नोट भी पढ़ लेते हैं, इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ यह ध्यान रखना आवश्यक है कि वर्णमाला में अनुस्वर और अनुनासिक ध्वनियों की गणना एक ध्वनि के रूप में ही की जाती है। इस प्रकार अयोग्य ध्वनि दो ही बचती हैं। तो अयोग्य 2 हैं, अंग और अंगा आहा जो होता है। हिंदी की शब्द व्यवस्था तथा शब्द संपदा ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, व्याकरण का पार्ट है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। सभी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको यूजीसी नेट से संबंधित और भी जितने भी हिंदी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सभी से संबंधित हिंदी साहित्य का इतिहास और व्याख्यात्मक सॉल्व करा रखे हैं मैंने, प्रीवियस ईयर पेपर और भी करवा रही हूँ साथ साथ। और तथ्यात्मक हिंदी से संबंधित भी आपको बहुत सारे शॉर्ट्स देखने को मिल जाएंगे और वो मैं कंप्लीट कराऊंगी। सभी धीरे धीरे सब कंप्लीट कराती जाऊंगी। मैं रोज़ वीडियोस डालती हूँ इसलिए मैं कि आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी कवर करा पाऊँ। धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स। और उसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं।